हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कैरियर विद ऋषि चैनल पर। यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो कल यानी बृहस्पतिवार को जारी कर दिया गया था। तो उसकी बेसिक डिटेल्स आप सभी लोगों को लगभग, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सभी लोगों को पता हो चुकी हैं। कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो इन पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। आप सभी लोगों को वो चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए, मैं बात करूँगा, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो आप सभी लोगों के कुछ अभ्यर्थियों के साथ तो डेफिनेटली गलत हुआ है। बहुत से कैंडिडेट हैं जिनके साथ इस वैकेंसी से बहुत उम्मीदें थी, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होती है, इस पर फुल चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल देंगे। सिलेबस इतने सरल शब्दों में आज हम आपको समझा देंगे कि इसके बाद आपको सिलेबस का जो डाउट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और आयु की गणना कब से की जाएगी, ये आपको मैं नोटिफिकेशन से ही दिखाऊंगा। जैसा कि आप सभी लोगों को ये पॉइंट आपको पता होगा, फिर भी मैं बताऊंगा। अपेयरिंग वाले फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, इस पर चर्चा करूंगा। तो इन सभी पॉइंटों पर मैं चर्चा करने वाला है। इससे पहले आप सभी लोग अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे रिलेटेड जो वीडियो हैं, नॉलेज से भरपूर वीडियो आपको मिलते रहें। देखिए, मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जिन अभ्यर्थियों के साथ बहुत गलत हुआ है, 2 पॉइंट मैं एक साथ लेकर चलूँगा। कुछ अभ्यर्थियों के साथ जो बहुत गलत हुआ है और आयु की गणना। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये वैकेंसी 2019 में आनी थी। तो 2019 से ये वैकेंसी कभी अब आ रही है, कभी 2 महीने बाद आ रही है। कुल मिला के ये वैकेंसी डिले होती चली गई। और इस वैकेंसी से बहुत सारे व्यक्तियों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन अब नोटिफिकेशन आया, देर से आया। तो एज की गणना जो ये वर्ष है, इससे इसी वर्ष में आगे से मांग लिया गया है। तो जो अभ्यर्थी हैं वो ओवर एज हो रहे हैं, बस यही। देखिए, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ ये कि जो अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने 1/7/2021 को 21 साल, मतलब 1/7 जुलाई से मांग लिया गया, जबकि हमारे हिसाब से यहाँ पर 2019 होना चाहिए था। क्योंकि जब आप 2019 से वैकेंसी निकालने के लिए तत्पर और डिले होते होते उसमें ही संशोधन हो रहा है, कहीं कुछ संशोधन हो रहा है, तो यहाँ पर 2019 से एज मांगनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। जैसा कि 49,568 वैकेंसी में हुआ था कि जो एज की गणना है वो बैक डेट से ली गई थी। वैकेंसी भले ही आ गई थी, लेकिन बैक डेट से ली गई थी। वैसे ही यहाँ पर भी 2019 होना चाहिए था। अभी भी संशोधन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो अभी 1 डेढ़ महीने का समय है, तो शायद आप सभी लोग आशा कर सकते हैं कुछ हो सकता है। मेरे हिसाब से ये यहाँ पर संशोधन होगा, 2019 से गणना होनी चाहिए हमारे ख्याल से। नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो ओवर एज हो जाएंगे। तो देख लेते हैं, 28 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए, मतलब 1/7/1993 से पहले और 1 जुलाई 2000 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। तो जिन लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगा है, मैं समझ सकता हूँ, बहुत से बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो पर मैंने चर्चा करी है, गलत और आयु की गणना। अब इन दोनों को मैं इससे हटा रहा हूँ। अब बात करेंगे हम आपके अपेयरिंग वाले छात्रों की। तो अपेयरिंग वाले छात्रों का देखिए, जिन लोगों के पास मतलब अभी ग्रेजुएशन नहीं कर पाए हैं, वो लोग इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। देखिए, दिया गया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि, मतलब 30 अप्रैल जो आवेदन की अंतिम तिथि है, तो 30 अप्रैल तक आप सभी लोगों को जो योग्यता है वो आपके पास होनी चाहिए। देखिए, दिया गया अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए आवेदन की अंतिम तिथि तक, मतलब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए तथा उनकी अंक तालिका प्रमाण पत्र उनके पास उपलब्ध होने चाहिए। देखिए,
उनके पास होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता युक्त परीक्षा में सम्मिलित हुए अपियर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे, तो वो लोग पात्र नहीं है, तो वो लोग इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं 3 पॉइंट आपके मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब बात करेंगे, 2 आपके पॉइंट रहे हैं, बहुत कम समय लूँगा मैं। चयन प्रक्रिया और सिलेबस पर चर्चा करूँगा और निगेटिव मार्किंग। तो पहले हम सिलेबस और निगेटिव मार्किंग पर चर्चा करेंगे। देखिए ये आपका सिलेबस है कि यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सामान्य हिंदी से 100 अंक पूछे जाएंगे, मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान से भी 100 अंक होंगे, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा से भी 100 अंक होंगे, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्ध परीक्षा और तार्किक परीक्षा भी 100 अंक, कुल मिला के 400 का पूर्णांक होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, तो एक बार बहुत जल्दी कम समय हम देख लेते हैं। हिंदी में आपका जो पूछा जाएगा, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान एवं हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन होंगे, तद्भव तत्सम से क्वेश्चन होंगे, पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेकार्थक वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अपव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विराम चिन्ह मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ रस छंद अलंकार आदि अपठित अपठित बोध भी आएगा, मतलब गद्यांश सिखाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं पूछी जाएंगी। हिंदी भाषा में पुरस्कार, जैसा कि आपने जेल वार्डन में देखा होगा, क्वेश्चन पुरस्कार से रिलेटेड खूब पूछे गए थे, और विविध। तो लगभग कंप्लीट हिंदी आपको सभी टॉपिक इसमें आ गए। तो ये हिंदी का हो गया। अब आप मूल विधि में देख सकते हैं, मूल विधि में आपका क्या क्या आने वाला है। तो भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता से क्वेश्चन होंगे, महिलाओं बच्चों अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार, ये आप देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं। अब इसका जो भाग खा है, उसमें संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, संविधान से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन इसमें खा में पूछे जाएंगे। तो मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान में 3 आपको खंड देखने को मिलेंगे। एक जो तीसरा होगा, इसमें सामान्य ज्ञान से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें इतिहास भूगोल सभी आ जाएगा। तो इसमें जो ज़्यादा वेटेज मिलने वाला है वो मूल विधि का रहेगा और संविधान का रहेगा। इसके बाद में मैथ पर आ जाते हैं। तो मैथ में आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम, सरलीकरण, दशमलव बिन, लगभग मैथ के सारे चैप्टर जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। और इसमें जो खा एक दूसरा भाग आएगा, उसमें मानसिक योग्यता से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ में भी। इसके बाद में अब मानसिक अभिरुचि से भी क्वेश्चन संबंधित होंगे। तो ये मैथ का पार्ट हो गया। अब तार्किक परीक्षा से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे गा। तो ये आपका सिलेबस है, एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं थोड़ा। देखिए, सामान्य हिंदी मूल विधि हो गया, सामान्य ज्ञान उसी में आएगा, और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता इसी में आपका रीजनिंग और मैथ दोनों है। यहाँ पर आपका मैथ होगा, इसके बाद फिर ये खा में योग्यता। देखिए 4 खंड होंगे, ये यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। मानसिक योग्यता परीक्षा होगी, ये मैथ का पार्ट है, ये इतना जो है मैथ का पार्ट है। अब आपका यहाँ से शुरू होगा मानसिक अभिरुचि परीक्षा, मतलब रीजनिंग का पार्ट। तो यहाँ से आपका रीजनिंग का पार्ट शुरू होगा, मानसिक अभिरुचि से संबंधित और बुद्धिलब्ध परीक्षा से और तार्किक परीक्षा से 3 खंड आपकी रीजनिंग में होंगे, मैथ में 2 खंड होंगे। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और संविधान में आपके 3 खंड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। अब मैं बात करूँगा कि निगेटिव मार्किंग की। देखिए, अभी तक जो निगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया है वो इसमें शो नहीं की गई है। तो आप लोग ये आशा कर सकते हैं कि माइनस मार्किंग कभी यूपीएसआई में नहीं रही है। तो मेरे ख्याल से यूपीएसआई में जो माइनस मार्किंग है वो नहीं होगी। हालांकि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम की डेट क्लियर होगी तभी पता चलेगा, लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं कि
9% चांस है माइनस मार्किंग ना होने की। अब बात करेंगे इसकी चयन प्रक्रिया के विषय में। देखिए, चयन प्रक्रिया जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं अच्छी तरीके से। देखिए, दिया गया कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2 घंटे होगी, 120 मिनट में आपको हल करना है पूरा पेपर, और लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं। आप सभी लोग इसका ध्यान रखें, इसमें कोई खास बदलाव होने वाला नहीं है। देखिए, दिया गया कि अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक तिथि को एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में आयोजित कराई जाएगी। तो प्रत्येक पाली में प्रश्न पत्र अलग अलग होगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में एक से अधिक तिथियों तथा एक से अधिक पालियों में आयोजित किए जाने पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ये आप सभी लोगों को बताएं, मैं सामान्य भाषा में बता रहा हूँ कि आपको जो नया नियम बनाया गया है वो हर खंड से आपको 35% अंक प्राप्त करना है। तो हर खंड से आपको 35% अंक प्राप्त करना है। देखिए, दिया गया लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल प्राप्तांक, मतलब प्रत्येक विषय में आपको 35% पास होने के लिए लाना है, लेकिन पेपर का कुल 50% लाना है। मतलब 400 का आपका पेपर है तो 200 के ऊपर नंबर होने चाहिए और प्रत्येक खंड में 35 के ऊपर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपने मैथ में मान लिया आपने 70% स्कोर कर दिया, और रीजनिंग में आपने 45 का स्कोर कर दिया, और मैथ में आपका ऐसे ही 38 के आसपास किया, और जीएस में आपने 38 के आसपास किया। तो ओवरऑल आपका जो ये है ये 50% के ऊपर आना चाहिए। कुल मिला के कहने की बात है ये नहीं कि चारों खंड में आपके 35 ही आए चारों खंड में, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर के आपके प्रत्येक खंड में 35 अंक होने चाहिए। एक किसी खंड में आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, जिससे आपका जो स्कोर है वो 200 के पार निकल जाए, 50% के ऊपर निकल जाए, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। हालांकि मैं ऐसा समझता हूँ कि हिंदी सभी की अच्छी होती है, तो सभी लोग उसमें अधिक से अधिक अंक गेन करने की कोशिश करें। और जीएस में दिक्कत होगी, और रीजनिंग भी इसकी ठीक ठाक आती है, तो रीजनिंग में तो इन दोनों में आपको 35 के ऊपर लाने हैं, और मैथ और हिंदी से आपको स्कोर करना है, तब आपका स्कोर आएगा। तो ये आपकी चयन प्रक्रिया है। चयन प्रक्रिया आई हो आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो जो हैं वो आपको मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।